देखिए हम लोग क्लास 9 का RS अग्रवाल डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक ना। तो देखिए कंसेप्ट तो हम AP और GP का थोड़ा बहुत हम आपको बता दिए थे। देखो AP का तो लगभग में पूरा हो गया था, GP का कुछ चीज़ें है जो हम आपको बता देंगे, ठीक ना। कुछ चीज़ें तो बताए थे, कुछ चीज़ें फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और जो हम लोग का चल रहा था वो एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज की एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल को करना है और प्लस में एक्सरसाइज भी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या उठाते हैं और पूरा एफर्ट लगाना है, ठीक ना, और समझने की कोशिश करना है। देखिए आप तो ये इस फार्मूला से तो आप फैमिलियर हो, a + n - 1d। ये देखो कब लगाते हो, कब लगाओगे, जब आपको लास्ट टर्म निकालना है, समझ गए। लास्ट टर्म निकालना है और वो भी स्टार्टिंग से निकालना है, तब हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लो ये तो हम लोग देखे थे 2 4 6 8 ऐसे इस तरीके से दिए और मान लीजिए 100 टर्म तक है और पूछे ना कि बाबू बताइए T100 टर्म कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो, ठीक ना। तो यानी अब हम ऐसे पूछे हैं कि 2 4 6 8 ऐसे दिए हैं और ये 20 दिए हैं, AP में है, ठीक ना। और हम पूछे ना कि लास्ट से आप 10 टर्म निकालिए, तो ये फार्मूला तो यूज होगा नहीं, समझे ना। लास्ट से अगर आपको निकालना होगा तो ये फार्मूला का हम यूज नहीं कर सकते। तो इस पर भी हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक ना। दूसरी बात, आप देखो अगर ये सीक्वेंस हम जब लिखे हैं तो आपको लग रहा है ये सीक्वेंस अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग से अगर देखें तो किस मतलब ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ गए। तो जब भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो आप समझ ही रहे हो कि जो Tn होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गए। जो भी Tn होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मान लो सोचो मेरे पास ये 4 है और ये 2 है और ये 0 है, ये -2 है और ये -4 है, ये -6, ऐसे लाइक दिस है, समझ गए। मतलब कुछ टर्म तक है, ऐसा नहीं हम जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ले रहे हैं इन्फिनिट ले रहे हैं, मतलब हम लोग को फिनिट ही पढ़ाना है, समझ गए। तो अगर हम ये पूछे कि चलो बताओ पहला निगेटिव टर्म बताओ, फर्स्ट निगेटिव टर्म बताओ, तो क्या करोगे, समझ गए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए समझना पड़ेगा, ठीक ना। अब पहला देखो, अगर हम ये पूछें कि पहला निगेटिव टर्म क्या है, तो आपका पहला निगेटिव टर्म क्या है, -2 है, समझ गए। तो अब जब भी बोलेगा कि आपको निगेटिव टर्म निकालना है और जो भी दिया रहेगा वो आपका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रहेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। तो निगेटिव टर्म पूछेगा और जब भी निगेटिव टर्म पूछेगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये हम लोग को समझना है यहाँ पर, ठीक ना। और फिर अभी भी हम लोग देखेंगे कि लास्ट से अगर कोई टर्म निकालना है तो क्या करेंगे और कैसे लगाएंगे, क्या ये फार्मूला का यूज होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, समझ गए। ये चीज़ देखेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ रहे हो कि आज का हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो क्या लेंगे। जैसे देखो अगर हम ये पूछे कि 4 2 अब 0 ये -2 है, तो पहला निगेटिव टर्म ये है, समझे। अब फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो मान लो कुछ तो ऐसे सीक्वेंस दिया रहेगा, आप लिख कर भी आइडिया लगा लोगे कि हाँ पहला निगेटिव टर्म क्या है, समझ गए। लेकिन हर जगह तो ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। जैसे हम ले रहे एग्जाम्पल, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग। जैसे देखो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखे कि 24 है, 21 है, 18 है, ठीक ना। तो आप ऐसे थोड़ा बहुत लिख कर भी एक आइडिया लगा लोगे कि पहला निगेटिव टर्म क्या है, समझ गए। क्योंकि 18 फिर लिखना पड़ेगा ना आपको उतना तक। अब हम इसमें पूछ रहे कि पहला निगेटिव टर्म बताओ क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए क्या है। अब यहाँ पर जब भी होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म, अब यहाँ पर n आपका डिटरमाइन नहीं है, n आपका है नहीं, देयर इज नो n गिवन डेट, समझे। अगर n गिवन ही रहता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते वो चीज़ें, यही वाला फार्मूला से लगा कर निकाल सकते थे। अब वो भले प्लस में है चाहे माइनस में है। जब हमारे पास n रहेगा तो हम कोई भी अगर टर्म निकालना है, a और d दिया है और n दिया रहेगा तो हम लास्ट टर्म तो निकाल ही सकते हैं। और वो भले लास्ट टर्म पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, डजंट मैटर, समझ गए। लेकिन यहाँ पर मिसिंग क्या है, अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए, तो आपको यहाँ पर n कहाँ है, n है। अब ये पहले बताइए कि पहला निगेटिव टर्म कहाँ है, किस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर n नहीं है, n नहीं है तो n भी पहले निकालना पड़ेगा। n के निकालने के बाद ही आप पहला निगेटिव टर्म बता सकते हो कि वहाँ पर कौन सा है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पर है, समझे। तो अब यहाँ पर ये Tn वाला, ये इससे तो हम n नहीं निकाल सकते हैं। इसे कैसे n निकाल सकते हो, जब ये कब लगाते हो, जब स्टार्टिंग से
लास्ट टर्म कोई निकालना हो और ए और डी और एन दिया रहेगा तब लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो एन है ही नहीं, एन कहाँ है। अगर हम ये पूछे, और देखो आप थोड़ा बहुत तो सोच कर भी लिख सकते हो। अगर हम ये पूछे कि चलो बताओ 24, 21, 18 और ये ऐसे लिखोगे 15, 12, ठीक 9, अब लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लो थोड़ा बड़ा हम दे देते हैं, समझे, बहुत बड़े नंबर से हम स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में बहुत आगे तक फिनिश होता है, तब ऐसे तो लिखने में टाइम लगेगा। लेकिन अब ऐसे तो लिख कर आप बताओगे नहीं, ऐसे ही खाली लिख दिए, इसका गैप देखकर आप लिखते गए, एक लास्ट एक ऐसा समय आएगा जो निगेटिव टर्म खोज लोगे, लेकिन आप ऐसे तो करोगे नहीं, समझे ना। तो वही चीज़ हम लोग को समझना है, समझ रहे हो ना। तो अब ये 9, इसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद -3। अब ये पहला निगेटिव टर्म ये है, सही है ना। 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3। अब पहला निगेटिव टर्म -3 है, तो हमारा आंसर -3 होगा। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये -3 है, इसमें देखना है कि n कितना है। अगर आप n पता कर लोगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, समझ गए, यही वाले फार्मूला से। तो हमको n निकालना है। अब n निकालना है तो अब ई पहले बताइए, जब n आपको निकालना पड़ेगा तो a और d और tn भी नहीं है और n भी नहीं है, तो अब कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पर इनइक्वलिटी का यूज करोगे। इनइक्वलिटी मतलब इनइक्वेशन, समझ गए। मतलब हम ये लेकर चलेंगे कि जब भी ये tn होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। जो tn होगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी निगेटिव टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, समझ गए। तो हम tn की इक्वल लेकर नहीं चलेंगे। अब ये tn लेस देन 0 के लेकर चल रहे हैं, tn लेस देन 0 लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो tn है, तो tn है तो निगेटिव है, और निगेटिव होगा तो हमेशा लेस देन 0 होगा, समझ गए। तो अब ये लेकर चलेंगे तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा। जब n आ जाएगा तो ये फार्मूला को हम लगा देंगे, समझ गए, यही काम करना है। अब ऐसे तो आप लिख नहीं पाओगे, अगर ऐसे आप लिख कर आंसर दे दो तो शॉर्टकट में तो चलो MCQ का क्वेश्चन अगर रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। बट आपको लॉन्ग में अगर देना होगा तो आपको इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा कि आखिर हम tn को 0 से लेस देन क्यों रख रहे हैं, समझ गए, और ये बात क्यों कर रहे हैं। और ये हम अभी नहीं लगाएंगे ना, कैसे अभी लगाओगे। अब देखो हमारे पास n है ही नहीं, तो ये कैसे लगाओगे, कोई लास्ट टर्म निकालना है तो, क्योंकि ये लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा, लास्ट टर्म। और देखो जब भी निकालोगे तो अब उसमें पूछ दिया ना कि थर्ड निगेटिव टर्म बताइए, तो आप डायरेक्ट अप्रोच थर्ड टर्म के लिए नहीं यूज कर सकते हो। आपको जब भी करना होगा पहला निगेटिव टर्म निकालना होगा, समझ गए, दूसरा निगेटिव टर्म, तीसरा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, समझ गए। तो चलो हाँ वो बढ़ा देंगे, n के वैल्यू बढ़ा देंगे। तो हम क्या केस लेकर चलेंगे, केस क्या लेकर चलोगे, अब ये केस लेकर चलोगे, tn जो होगा वो लेस देन 0 होगा, समझ गए। अभी tn लेस देन 0 क्यों रखें, ये तो रीजन समझ रहे हो, क्योंकि देखो समझ रहे हो ना, देखो रीजन के पीछे अगर नहीं दौड़ोगे तो फिर आपका तेल निकल जाएगा। तो रीजन के पीछे दौड़ो कि tn लेस देन 0 क्यों कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर -3 है जो कौन से पोजीशन पर है, मतलब विच टर्म लाई बिटवीन -3, मतलब इन दिस सीक्वेंस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड दैट n। तो यू टेक दिस केस tn लेस देन 0 बिकॉज ऑलवेज tn लेस देन 0 आस्किंग क्वेश्चन निगेटिव टर्म, ओके। तो ओनली एज्यूम दैट tn लेस देन 0, दैट इज फाइनल, अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपको करना है। तो चलो अब इसको लेकर चलते हैं। अच्छा ये बात कंसेप्ट समझ गए ना थोड़ा बहुत। अब देखो थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा आप 9th में पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, और प्रॉब्लम जब तक फेस नहीं करोगे तब तक अच्छा होगा भी नहीं, ठीक ना। तो चलो मेरे पास एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब जैसे 24, 21, 18, ये 15 ऐसे गोइंग ऑन है कि नहीं है, ये है। और फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है। तो आप n निकालिए पहले, अब n निकालिए तो आप लेकर चलोगे tn लेस देन 0, समझ गए। तो अभी इन इक्वेशन आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए इन इक्वेशन सॉल्व करने का। अब थोड़ा हमें यहाँ पर एक आइडिया दे देते हैं इन इक्वेशन क्या होता है। देखो इन इक्वेशन का मतलब इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन का मतलब होता है दो थिंग को बराबर करते हो, LHS और RHS बराबर होता है। यहाँ पर दोनों आपस में कोई बड़ा छोटा होगा, समझ गए। जब दो चीज़ को कंपेयर करोगे तो दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, या तो एक उससे बड़ा होगा या तो वो उससे छोटा होगा, यही होगा। तो कंपेयर का ही एक पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बस ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा,
ऐसे नहीं रहेगा। हम इक्वेशन पढ़े हैं, अगर मान लो हम ये लिखें कि x + 2 = 5 है, डेट इज इक्वेशन। अगर हम ये लिखें x + 2 ये ग्रेटर देन 5, डेट इज इन इक्वेशन, क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल। और यहाँ पर अगर ऐसे लिख दिए तो आल्सो इन इक्वेशन, अगर हम ऐसे लिख दिए तो आल्सो इन इक्वेशन, और ऐसे लिख दिए तो आल्सो इन इक्वेशन। तो देयर इज कितना बताइए, यहाँ पर कितना इक्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, समझिए। ये इक्वेशन है, ये सब इन इक्वेशन है। और इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन होता है वो इन्फिनिटली सोल्यूशन होता है। अब कहेंगे इन्फिनिटली क्यों होगा, क्यों होगा? अब यहाँ पर देखो, आप सोचने वाली बात है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो यहाँ पर n का केस बहुत सारा बनेगा, n का केस जो होगा बहुत सारा बनेगा। n निकालना है ना, n निकालना है तो क्या n एक आएगा, n यूनिक आएगा? नहीं आएगा। पहला पूछा है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो n लोगे तो पहला आएगा, n और लोगे तो दूसरा आएगा, n और लोगे तो तीसरा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक ना। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसके वजह से है, समझ गए। दैट इज नॉट यूनिक सोल्यूशन, दैट इज ऑलवेज इन्फिनिटली सोल्यूशन, ओके। बट अब वहाँ पर स्टिक कर देंगे, उसके हिसाब से हम लेकर चलेंगे, समझ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसमें एक वो होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है इन इक्वेशन में कि अगर मान लो -2 है, अब एक चीज़ नोटिस करो, -2 -5 से बड़ा है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट here whatever I have written this statement, that is in equation -5 greater -2 is always greater than, okay. But you need to multiply, both side multiply any number you take, मतलब that is axioms, that is axioms, मतलब both side multiply, मतलब वो also always case remain same or change, that is thinking about this, समझिए। ये आपको समझना है, we have to understand that। तो अब यहाँ पर क्या करोगे बोलो? अब यहाँ पर देखो -5 से -2 बड़ा है कि नहीं है? -5 से -2 बड़ा है। अब हम इसमें जोड़ दें कुछ, कोई वैल्यू को, अब कोई भी वैल्यू हो सकता है, जोड़ दें तो ये स्टेटमेंट दैट इज रिमेन सेम, नो चेंज, समझ गए। अगर आप प्लस किए था, अब यहाँ पर के पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो भी ये चेंज में नहीं आएगा। ये चेंज कब होगा? ये चेंज कब होगा? जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ लो, ये अब ये चेंज आएगा? नहीं आएगा। -1 होगा और -4 होगा, तो सिंपल है, बड़ा ही रहेगा, समझिए। अगर आप इसमें प्लस किए माइनस किए तो इसमें फर्क नहीं आएगा। कब फर्क आएगा? अब मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तब वो ये फर्क नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई किए तो पॉजिटिव का किया है, कब केस ये बदलेगा? जब आप निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ऑलरेडी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो -2 है और ये -5, -1 के इंटू कर दो। अब ये देखो, जब -1 के इंटू करोगे तो ये +2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी चेंज हो गया। तो कब ये बदलेगा, बस इस बात को ध्यान रखना, बाकी सब तो आप लगाओगे तो चेंज नहीं आएगा। इतना डेप्थ में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है कि इसको सॉल्व करें तो चीज़ें आ जाए, समझ गए, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे करोगे, रट ये करोगे, आप इक्वेशन जैसे इसको चेंज कर दोगे तो आप कहीं कहीं रॉन्ग हो जाओगे। इसलिए जानो अच्छे से, समझे। हम इक्वेशन में चेंज कर देते, ट्रांसपोजिशन कर देते, इसमें हम ट्रांसपोजिशन तरीका नहीं लगाते हैं, समझे। आपको पता है ना कि x का वैल्यू यहाँ पर एक ही पॉसिबल होगा, 3 2 5 सेटिस्फाइड होगा, और यहाँ पर देखो x का वैल्यू इन्फिनाइट पॉसिबल होगा, क्योंकि 3 रखोगे तो 5 के इक्वल होगा, 3 तो रहेगा नहीं। 4 रख सकते हो, 4 2 6 5 से बड़ा होगा, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, बहुत सारे वैल्यू होगा। यानी अब यहाँ पर क्या नहीं रख सकते हो, यहाँ पर x क्या नहीं हो सकता है और क्या हो सकता है, ये सोचो, समझे ना। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x का कोई एक केस नहीं है, इन्फिनाइट केस बन रहा है, क्योंकि 5 से ऐसा वैल्यू लेना है ये जोड़ने पर बड़ा हो उसके, समझ गए। 4 से नीचे वाला नहीं होगा, समझ गए। अरे 4 से नीचे, 4 2 6, 4 तो चलेगा ना, 4 चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। तो उस वैल्यू पर होगा। तो अब बस ये हमको ध्यान रखना है कि इनइक्वेशन चेंज, जो इनइक्वालिटी के साइन होता है वो चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाएगा? जब माइनस का मल्टीप्लाई ये डिवाइड करोगे माइनस का तो चेंज होता है। आप प्लस करोगे दोनों तरफ, माइनस करोगे तो भी साइन चेंज नहीं होगा, समझ गए। ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, इतना अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगा। डिवाइड में नेगेटिव में करेंगे तभी चलेगा? हाँ, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड तो एक ही है। आप मल्टीप्लाई माइनस में करो, मल्टीप्लाई के अलावा आप डिवाइड माइनस में करो तो बात तो वही है ना, क्योंकि डिवाइड का ही एक पार्ट है ना मल्टीप्लाई,
समझ गए? डिवाइड रहता था, मल्टीप्लाई लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हो तो बतिया तो वही हुआ, समझ गए? चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो Tn क्या लिखोगे? a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो हम n निकाल रहे हैं, n निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा पहला नेगेटिव टर्म देखना है, तो कौन से पोजीशन पर वो Tn है, समझ गए? n निकालना है, 20 टर्म, समझ गए? पहले तो n का बात करना है और इसीलिए हम इन इक्वेशन ले रहे हैं। इक्वेशन लोगे तो n आएगा ही नहीं, क्योंकि सोचो कि अगर ये रखोगे तो कैसे निकाल सकते हो? Tn है ही नहीं, n है ही नहीं, तो दो वेरिएबल है और यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना? हाँ, तो ये लेकर चले Tn, और Tn लेस देन हमेशा 0 का जब भी नेगेटिव टर्म पूछेगा, ओके ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? 24 n माइनस 1 और d, सॉरी यहाँ पर d छोड़ दिया है, d ये, और d कितना? -3 और ये 0, ओके। अब ये देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी ना नेगेटिव आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, 24 -3n प्लस 3 ये, ठीक। और 24 3 27 हो गया, 27 -3n। अभी ये, अब देखो ट्रांसपोजिशन नहीं करते हो। अब आपको पता है कि इक्वेशन हो चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब लेस देन ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल हो, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल हो, आप जितना इधर करोगे उतना इधर करोगे, तब वो इसमें फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कब आएगा? वही बात की है। तो अब इसको आप एक तरीके से सोचो कि अगर ये ऐसा रहता और ये 0 के इक्वल रहता तो आप भेजते नहीं इधर, तो इसको तो अब भेजना है नहीं, ये चीज़ है। तो अगर आप भेज देते हो तो यहाँ तो गलती नहीं होगी, लेकिन और जगह गलती हो जाएगा, समझे? माइनस से में रहेगा तो गलती कर दोगे आप। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? 27 को हटाना है तो 27 और -27 कर दिए, 0 -27। हटाने के लिए प्लस था, माइनस ले लिए दोनों तरफ। ये तो एलिमेंट्री के यूज कर ही सकते हो, दैट इज बेसिक नीड, समझे? अब ये लोड गया, ये कितना हो जाएगा? -3n और ये कितना हो जाएगा? -27। आप सोच रहे माइनस माइनस को उड़ा दो तो गलती हो जाएगा, समझ गए? सोचो ये अगर रहता तो आप इसको उड़ा सकते थे, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इक्वल है, समझ गए? तो आप इसमें माइनस के डिवाइड करोगे तो आप ये बदल जाएगा, ठीक? यही बात कंसेप्ट समझा रही थी, खत्म। अब 3n ये, आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। n का वैल्यू निकालना है तो रिवर्स करते हो, तो यहाँ रिवर्स तो लोगे नहीं, 3 का डिवाइड कर दो, बात वही है। हट गया ये, तो n कितना आ गया? 9। अब यहाँ पर देखो n का वैल्यू 9 नहीं है, 9 से बड़ा है, तो 9 तो लेना ही नहीं है आपको, 9 नहीं लेना है, 10 ले सकते हो, 9.1 भी ले सकते थे, लेकिन n तो हम डेसिमल में लेंगे नहीं, रियल नंबर तो लेंगे नहीं, नंबर, हाँ काउंटिंग नंबर हमको लेना है। तो 9 तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों? छोड़ दे रहे, 9 से बड़ा है तो 10 ले लोगे, तो हमारा n का वैल्यू 10 होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, ऐसे इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करेगा। तो पहला हमको चाहिए तो 10 पर ही पहला आएगा, तो अब हमको T10 निकाल लेना है, T10 10वां टर्म निकाल लेना है। n तो आ गया आपको समझ में, n के लिए हम इतना पापड़ बेले हैं, समझे ना? अब n निकाले हैं, n के लिए इतना पहले समझाए हैं, तो आपको नहीं समझ में आया तो सब बेअर्थ बेकार है, ठीक ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा टर्म हमको निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है? T10 अब लगा सकते हो, अब उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम n के लिए ऐसा कर रहे थे, समझ गए? तो a प्लस n-1 d, अब एक कितना? 24 n-1, 10 में से 1 9 और d कितना? -3, 24 -27 आ गया -3, और पहले लिखे थे -3, दैट इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आया? तो यानी पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? -3 होगा। अब चलो, अब थोड़ा आ जाते हैं, लास्ट वाला से बात कर रहे थे ना, लास्ट वाले से बात कर रहे थे ना? अच्छा, मीडियम टर्म वगैरह का बात किए थे ना इसमें, बोलो। यस, कम इनसाइड, यू सिट। उस पर बैठ जाओ, उस पर। हाँ तो सही है, चलिए देखिए आपको क्या ले शिवम बताइए। सर वही लास्ट से टर्म निकालने। अच्छा लास्ट से, चलो मिडिल निकालेंगे। हाँ, जैसे मान लो मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट बताए थे ना, बताए थे मिस्टर समीर,
अच्छा फिर से रिवाइज करते, चलो एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे ही, तो अभी तो हम लोग एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। तो देखो मान लो ये मेरे पास है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे दिए हैं, 12 दिए हैं, ऐसे इस तरीके से दिए, और मान लो 100 है, ये AP है, ठीक। और हमको पूछ रहा है, अब देखो हमारे पास ये फार्मूला होता है TN A + n-1D। ये कब लगाते हो, अभी हम बात कर रहे थे, जब आपको कोई भी स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से, समझ गए, तब ये फार्मूला लगाओगे। अब हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप T10 बताइए चाहे T12 बताइए, अगर ऐसा हम बोलते तो आप स्टार्टिंग से यूज कर सकते थे, आप स्टार्टिंग से यूज कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन अब हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं लास्ट से बताओ, लास्ट से बताओ। आप देखो स्टार्टिंग से अगर बोलेंगे तो सोचो थोड़ा देर के लिए, बात कैसे सेम होगा, होगा। हम पूछ रहे हैं स्टार्टिंग से, चलिए 7वां टर्म बताइए, तो ये हो जाएगा। और पूछ रहे हैं मान लो ये 100 है, 100 के बाद 98, ये 96 96 94 92 90 और 88 और ऐसे कुछ होगा तुम्हारा 86। और हम पूछ रहे हैं लास्ट से 7 टर्म बताइए, तो लास्ट से 7 ये होगा, बोलिए कौन होगा, ये होगा ना। कौन सा होगा लास्ट से, 1 2, लास्ट से कौन सा 7 टर्म होगा, 1 2 3 4 है, ये होगा ना। तो दोनों बात अलग अलग हो गया ना। तो ये फार्मूला स्टार्टिंग से जब निकालना होगा तब, तो अब लास्ट वाला सेंस लगा सकते हो, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और फार्मूला है कि जब भी हमारे पास प्रोग्रेशन रहेगा तो हमको लास्ट से निकालना है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे L - n-1D। हाँ ये आ जाएगा, समझ गए, ये आ जाएगा आपको। और मान लो अगर ये आप लगाना चाहते हो, मान लो ये फार्मूला आपको याद नहीं है और ये फार्मूला आया कहाँ से आया, और मान लो यही लगाना चाहते हो, तो आपके पास अगर सेंस होगा तो ये भी फार्मूला से हम यूज कर देंगे, बदल देंगे उसको उल्टा कर देंगे, फिर उसका डी चेंज हो जाएगा। हाँ जैसे देखो ये समीर समझो इसको, वो तो मान लो समझा है। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है, मान लीजिए लास्ट से चलिए 8 टर्म ही निकालना है, तो हम तो ये तो लगाओगे नहीं, ये लगाओगे नहीं। अगर ये लगाओगे और ऐसे ही देखकर चलोगे तब तो गलत हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे लास्ट से, अगर कोई भी टर्म अगर निकालना है तो L - n-1D। अब L यहाँ पर दिया रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन को बदलते हैं कई तरीके से, आप थोड़ा सोचते रहना। तो यहाँ पर L क्या है, 100 है, और -n-1, तो लास्ट से कौन सा टर्म पूछे हैं, L तो हम यूज कर दिए, लास्ट टर्म हो गया। N लास्ट से पूछे 8वां टर्म पूछे हैं, 8वां, तो 8 - 1 और D तो आप इधर से देखो, अब इधर से, अब देखो ये जब लिख रहे हैं ना तो आप इधर से D देखोगे, समझ गए। हाँ तो ये D क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 100 - 7 × 2, तो 100 - 14, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 86। हाँ सर वही आया था, वो 7 टर्म लिखे थे तो 88 आया था, 8 टर्म होगा 86 ही होगा, समझ गए। तो आपका ये आ गया, तो ये तो फार्मूला हो गया लास्ट के लिए। और मान लो तुम लगाना चाहते हो ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, स्टार्टिंग वाला फार्मूला लगाना चाहते हो, A + n-1D, ये फार्मूला लगाना चाहते हो। तो अब ये फार्मूला लगाना चाहते हो, मान लो बाई चांस ये फार्मूला भूल गए, याद नहीं रहता, नहीं याद रहेगा, मान लो थोड़ा देर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी लगा सकते हो। अब क्या करना है आपको, अब क्या पूछ रहे हैं, आपको समझ में आया क्या पूछ रहे हैं, लास्ट से कौन सा पूछे, 8वां पूछे। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, इस सीक्वेंस को पलट देते हैं, तो काम ही खत्म हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ऐसे गोइंग ऑन। चलो ले लो 2, ये P हो गया, ठीक। अब हमारा A कितना हो जाएगा, 100, फर्स्ट टर्म, दिस इज द A। और N कौन से टर्म पूछे, 8वां, N का वैल्यू 8, तो 8 - 1 और D क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो -2। अब ये 100 और इसको कंप्यूट कर दो, 7 दूनी क्या है 14, 86। तो ये फार्मूला लगा सकते हो, थोड़ा बहुत आपके पास सेंस होगा तो। अब थोड़ा देर के लिए सोचो, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, ये बात समझ गए। अब वो कोई कंपलसरी नहीं था, वो फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक ना। हाँ उस फार्मूला कोई कंपलसरी नहीं था, याद रखना, ठीक। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बोलो। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या, अगर ये फार्मूला लगा रहे हो, थोड़ा देर के लिए सोचो कि L - n-1D है, ये फार्मूला लगा रहे हो, तो आपको तो L हमेशा दिख रहा है। अब थोड़ा देर के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, 2 4 6 8 10, 100 टर्म देती है। अब यहाँ पर तो लास्ट है नहीं, तो अब ये जब भी फार्मूला लगाओगे तो पहले L खोजना पड़ेगा,
एल खोजना पड़ेगा ना। अब एल तो है ही नहीं, अब एल यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है, ये तो टर्म है ना, 100 पोजीशन है और यहाँ पर 100 इस सीक्वेंस में पड़ रहा है, ठीक। तो ये आप फिर लगाओगे a प्लस एन माइनस 1d, तो a आपके पास 2 हो जाएगा, n हमको 100 माइनस 1 99 और d यानी इसमें से 2, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2 प्लस कितना ये, तो 200 आ जाएगा। अब ये हमारा कौन सा आया 200, अब हम लगा सकते हैं 200। अब हमको लास्ट से कोई भी टर्म पूछा है तो मत सोच लेना कि हमेशा ये लास्ट ही टर्म दिया रहेगा, यहाँ पर टर्म भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपका सेंस लगाना है। और दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी फार्मूला, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास सेंस है तो कर सकते हो, समझ गए। तो ये बात क्लियर हो गया। चलो अब चलो एक बार फिर से मिडिल टर्म को बता देते हैं, समझ गए। हाँ फिर इसके बाद देखते हैं। हाँ मिस्टर आप लोगों को कुछ पहले पढ़ रहा था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टार्टिंग से पढ़ते तो पहले पढ़ता है, पूरा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। फिर भी चलो क्या दिक्कत है, डिस्कस अभी इन लोगों को थोड़ा बता देते हैं, फिर देखते हैं तुम लोगों को क्या तैयारी है, समझ गए। ठीक है देखिए, अब मान लीजिए हमको मिडिल टर्म का बात हो रहा था, तो मिडिल टर्म देखो हम तुम लोग को बताए थे, या मिडिल टर्म समझे। अब मिडिल टर्म किस बात पर डिपेंड करेगा, एन पर डिपेंड करेगा, एन पर डिपेंड करेगा ना मिडिल टर्म। अब एन पर कैसे डिपेंड करेगा, सोचो कि x1 है, ये x2 है, x3 है, ये x4 है और ये x5 है, तो इसमें कितना n है 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, तो एक ही मिडिल होगा, एक होगा, तो ये कौन से पोजीशन पर होगा, तीसरे पर होगा, तो हर जगह तो पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब सोचो मान लो हम ऐसे लिख देते हैं 2 4 6 8 और ये 100 टर्म दे दीजिए, नहीं 100 टर्म नहीं AP दे दीजिए, ये 100 लास्ट टर्म है। अब यहाँ पर n निकालना पड़ेगा पहले n के बाद उसका अब n निकालोगे उसके बाद में देखोगे, क्योंकि अब कितना इसमें लोग हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन कितना है नहीं पता है। अब अगर हम यहाँ पर दे देते तो पता है कि 100 n का वैल्यू 100 है, तो अब इसमें 2 मिडिल टर्म होगा क्योंकि इवन है, और जब ऑड होगा तो एक ही मिडिल होगा। तो हमको n पर डिपेंड करता है, समझ गए, किस पर डिपेंड करेगा, n पर। ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, n ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से हम मिडिल टर्म डिसाइड करेंगे। तो हमको क्या याद रखना है, 2 चीज़ याद रखना है, अब याद रखना है ना, क्योंकि अब इसमें कोई आपका सेंस तो खैर आप लगा सकते हो, बट यादें रखना है। तो n इज ऑड रहेगा, ऑड, तो एक ही मिडिल होगा, n प्लस 1/2 2th टर्म, ये होगा हमारा मिडिल टर्म। अब जैसे देखो मान लो हम लिखे थे x1 x2 x3 x4 x5, अब हमको यहाँ पर ये देखना ही नहीं कौन से पोजीशन पे, तीसरे पर है। अब हम यहाँ लिख दे रहे तब ना देख रहे हैं, हर जगह तो लिख नहीं पाएंगे। अब हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम लिखे नहीं हैं और हमको देखना है कि कौन सा मिडिल टर्म है। तो अब n कितना है 5 है, तो 5 + 1 और बटे में 2, तो 6 का हाफ कर दिए थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो गया, ठीक ना। तो ये यानी हमको ये बताएगा कि कौन से पर है, नंबर बता देगा, समझे। अगर n ऑड होगा तो, अब मान लो थोड़ा देर के लिए n अगर इवन होगा, n इज इवन होगा, n इज इवन नंबर, n इज इवन, तो 2 मिडिल होगा, n/2th टर्म और एक n/2th + 1 टर्म, 2 एग्जिस्ट करता है इवन में। अब जैसे देखो मान लो एक 6 कर दिए, तो अब तो यहाँ इवन हो गया, तो एक तीसरा भी हो गया, एक चौथा भी होगा, तो एक लिख देंगे n/2th, तो आपका आ जाएगा तीसरा टर्म। भाई n का वैल्यू 6 रखोगे, 6/2 कर दो, थर्ड आ जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो चौथा आ जाएगा, तो 2 मिडिल हो गया। तो हमको ये याद रखना है। अब ये याद रखना है तो हमेशा n ही नहीं दिया रहेगा, आपको n तो निकालना ही पड़ेगा। अब ये तो हम फार्मूला से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए कि जब भी Tn लगाओगे a + n - 1d, तो मान लो Tn दिया है, a दिया है, d दिया है, तो n निकाल लोगे, और n निकालने के बाद ही मिडिल टर्म निकालोगे, n निकालने के बाद ही मिडिल टर्म निकालोगे, और हमेशा n दिया नहीं रहेगा। और जब n नहीं दिया रहेगा तो Tn दिया रहेगा, a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, तो n निकाल लो। n निकालने के बाद फिर उसको देख लेना है कि कौन सा मिडिल है कौन सा नहीं है, ठीक ना। ये बात समझना है, समझ रहे हो ना, गुड। तो मान लो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, हैं चलो सही तो है, कम से कम आ गए, उसको इंटरेस्ट है तभी ना आया है, उसको तो हम बुलाए नहीं थे, हम तो देखो बुलाते नहीं हैं, हम देखते हैं किसको कितना इंटरेस्ट है, समझे।
और मान लो सोचो कि आप लोग पढ़ते हो और आप लोग के मम्मी पापा बोल देते हैं कि बाबू पढ़ो, तो अब आप लोग को इतना से आपको क्या पता चलता है कि आप कितना जिम्मेदार हो? क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान को कोई बताता नहीं है कि आप पढ़ो, समझ गए? और मम्मी पापा अगर आपको बोलते हैं कि पढ़ो तो आप अकड़ा लगा लो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि आप पढ़ोगे तो कोई फोकस होकर नहीं पढ़ोगे, ना कोई कंसंट्रेशन रहेगा, ना आपकी उसमें कंसिस्टेंसी रहेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा देर पढ़े लौट गए, समझे? तो ये मतलब है। तो कोई जिम्मेदारी आपको देता नहीं है, ले लेना चाहिए। कबर बोले हैं। देखिए अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मिस्टर, ठीक ना? हाँ ठीक है, करते हैं। अभी एक तो एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं, समझ गए? मिडिल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो 2 4 6, चलो ये ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 ऐसे 99 AP। अब यहाँ पर देखो लास्ट टर्म है 99, दैट इज नॉट एन, एन नहीं है, पोजीशन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है? अब हमको मान लो मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म कौन सा है? अब हम तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। हमारे पास फार्मूला है तो इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमको ए नहीं यहाँ निकालना है। पहले ये फार्मूला लगाओगे, ये लगाओगे, ठीक ना? ये लगाओगे। तो अब यहाँ पर देखो Tn, अब वो Tn क्या है? 99। ये क्या है? फर्स्ट टर्म होता है। n तो है ही नहीं। n क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको मिडिल टर्म निकालना है, क्योंकि हमको ये n को देखना है कि n की बिहेवियर कैसा है। अब मतलब ऑड से बिलोंग कर रहा है कि इवन से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम इसलिए लगा रहे ताकि n पता चल जाए। और यहाँ पर लास्ट हम दिया है, ये लास्ट हम दिया है। a कितना है? 1, n-1, और d कितना है? 2। तो 98 और n-1 2, ठीक कितना आ जाए? 98/2, n-1 49, n का वैल्यू आ गया 50। अब n 50 आ गया तो अब आपको पता चल गया ना, अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि n इवन है। हेलो मिस्टर समीर, कुर्सी पे बैठ जाओ, उधर है ना, बैठ जाओ, उधर कर लो, किनारे उधर कर लो, बैठ जाओ। हाँ गुड। तो n यहाँ पर क्या है? 50 है ये, ठीक। अब हमारा 2 मिडिल टर्म होगा। कौन होगा 2 मिडिल टर्म? बताओ जी, समीर। हाँ बताओ, 2 मिडिल टर्म कौन सा होगा? बताओ। 25 और 26 होगा ना? n/2 + 1 और एक n/2 प्लस, अरे n/2, ठीक। तो Tn/2 2th, ये ना 25वां, ये लिखे समझ में? TH है। अच्छा ये चलो लगाइए दिए तो ऐसे समझिए तो T25 हुआ। और एक ये होगा, हैं? अच्छा लिख रहे हैं। हाँ ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इंडिकेशन होता है, ठीक ना? ऐसे ही लिखा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में भी ये सब यूज होता है, ठीक ना? अब बाइनोमियल थ्योरम कब पढ़ोगे? जब हम पूछे कि x + y के पावर क्यूब है तो आप निकाल लोगे। अच्छा x + y के पावर बोलेंगे कि चलो 10 से निकालो, तो जब पावर बढ़ेगा तो उसका एक्सपेंशन करना है, तो सीखेंगे हम लोग 11 में, ठीक ना? हाँ 9 10 का नहीं है तो यूज होता है उसमें। हाँ तो ये हो गया मेरा, तो एक 26वां हो जाएगा। अब आपको 25वां 26वां निकालना है। तो n है ही, अब 25वां, तो 25वें पोजीशन पर कौन सा है? अब तो पता नहीं है ना कि अगर ऐसे लिखेंगे तो कौन सा होगा। और यहाँ पर इसके बाद ही वाला 26वां होगा। तो T25 लिखना है। तो T25 मतलब Tn लगाओगे, जब भी कोई टर्म निकालना है तो हम Tn ही लगाते हैं। तो a + n-1 d, तो T25 a 25 - 1 और d, तो a + 24 d। अब यहाँ पर a रख लोगे, d रख लोगे, आ जाएगा मेरा 25वां। और फिर 26वां को क्या लिखोगे? 26वां को डायरेक्ट लिख दो, a + 25 d। ये तो हम पहले बता रहे थे कि जब भी लिखना होगा तो उसमें एक घट जाएगा और a + d का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब वहाँ a रख देना, d रख देना, तो हमारा ये आ जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें और कुछ सोच सकते हो। 25 का मिडिल टर्म निकालना होगा तो उसका n/2 कर देंगे। हाँ वहाँ लिखे तो है n/2, 25वां लिखे हैं, 25वां तो निकाल ही दिए। 25वां का भी निकालना होगा, 25वां निकाल तो दिए, ये 25वें तो लिखे हैं, a + 24 d। अब ये यहाँ पर 1 हो गया, 24 × d, d आपका 2 हो जाएगा, तो 1 + 48,
ये आ जाएगा 49, T25 हो जाएगा। चलो नहीं, मिडिल टर्म अगर 25 का निकालना होगा तो वही फॉर्मूला से 25 का भी निकल जाएगा ना, वही फॉर्मूला से 25 का 25 जो है n/2 + 1 से करोगे तो 25 का भी आधा आ जाएगा। वही फॉर्मूला। हाँ अच्छा, उसका भी निकालना है, तो अब उसका क्यों निकालना है उसमें? हाँ वो तो अलग बात है ना, अब वो तो कितना भी टर्म में मिडिल टर्म होगा ना, बस एक से ज़्यादा होने चाहिए। अब एक ही टर्म है तो कैसे होगा मिडिल, एक से ज़्यादा रहना चाहिए। 2 है तो होगा क्या, 2 भी होगा तो नहीं होगा, बीच हाँ होगा। सोचो कि ए है और यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है, तो ये तो हम एथमेटिक मीन बताए ही थे, ये होता है एथमेटिक मीन बताए थे ना, याद है कि भूल गए हो? अच्छा चलो फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अब ये एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ना, एग्जाम्पल नंबर 14 ना जी शिवा, ठीक है बताना। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझो, बोला है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज सेम। अब देखो एक आपके पास ये है, इसमें देखो एक लड़का क्वेश्चन डाउट उठाया था और तुम लोग देखो इसमें ये आपके पास एक प्रोग्रेशन है, 13, 39, 25 ऐसे गोइंग ऑन है, ठीक। अब कोई टीएन होगा और यहाँ पर देखिए 69 है, 68 है और ये आपके पास 67 है और ये भी गोइंग ऑन है और ये टीएन है। ये दोनों अलग अलग एपी है, 2 एपी है, के में 2 एपी है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म अलग है। अगर दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग होगा तो भी एपी अलग हो जाएगा। एपी 2 सेम, यहाँ पर समझ रहे हो ना 2 एपी क्यों बोल रहे हैं, 2 एपी इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि फर्स्ट टर्म इन दोनों का अलग है और डी भी तो अलग है ही, तो 2 एपी है, ठीक ना। इसमें बोला है एन पूछ रहा है, n ऐसा क्या रखे कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हो, तो अब यहाँ पर दोनों की टीएन लेकर बराबर चलेंगे, तो टीएन लेकर बराबर चलो तो एन भी बराबर लेकर चलना पड़ेगा ना, तभी नहीं निकाल पाओगे। बोला ही तो है कि n इक्वल होना चाहिए उसमें का, जो n का वैल्यू आएगा वो इक्वल होना तो टीएन बराबर लेकर चलोगे तो एन बराबर आएगा ही। मतलब आप देखो ये थोड़ा इसका गैप 6 का रख रहा है और इसका गैप 1 का रख रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और तेज बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा मीट कर जाएंगे, मिलेंगे ना। मिल जाएंगे। तो कौन से पोजीशन पर मिलेंगे, अगर ये ऐसे ही चलता रहे और ये ऐसे ही चलता रहे तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों मिल जाएंगे, समझा ना। और वो फिर आगे जाकर भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, तो आगे जाकर भी मिलेंगे कि पहली बार ही मिलेंगे, ये सोचने वाली बात है। आगे भी मिलेंगे, हैं? आगे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि पहला वाला बड़ा है, फिर अभी पीछे ही चलता रहेगा, वो आगे ही चलता जाएगा, ये वाला जब जाएगा ना एन की पॉसिबिलिटी एक ही बनेगा, तो वही कर रहे हैं, आगे मिलेंगे ही नहीं, नहीं मिलेंगे। ये सोचने वाली बात है। हम लोग बस उतना ही तक सोचते हैं, अगर इतना होता तो एन की पॉसिबिलिटी अलग अलग आती, इन्हीं के आंसर कैसे आता है, एक ही बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, समझ गए। हाँ अब देखो एक एलसीएम वाला तरीका हम लोग पढ़े ना रियल नंबर में, अच्छा उसमें क्लास 7th 8th में भी दिया था, एलसीएम वगैरह जो निकालते हैं चलता रह रहा है, वो भी चलता रह रहा है, अभी एक साथ कम मिलेंगे, तो वो मिलते रहते हैं, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कई बार मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे, ठीक ना। तो कनेक्ट करो थोड़ा, वो 7th 8th में पढ़े थे एसीएफ एलसीएम में, RS अग्रवाल वगैरह में कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टीएन दोनों को बराबर लेकर चलना है, टीएन टीएन, ठीक ना। तो अब एन निकाल लेना है, एन निकालोगे तो पता चल जाएगा, तो a + n - 1 d और x + n - 1 d। अब देखो अलग अलग रखें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म को x मान लिए, इन दोनों का डिफरेंस d हो गया, ठीक ना, और इन दोनों का डिफरेंस d हो गया, a आपका 13 हो गया, n तो कोई पोजीशन पर होगा, इन दोनों का सेम होगा, तो यहाँ एक क्या रख दोगे 13, n - 1, n तो एजिट रहेगा d। अच्छा ये देख रहे हो ना, ये घटते क्रम मैंने दिया है, तभी तो मीट करेगा हैं? अगर नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन और भी देखे तो दोनों बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा। एक बार ऐसा आएगा कि ये मीट कर जाएगा लेकिन फिर वो आगे ही चला चला जाएगा, ये उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। चलो ठीक है, हाँ कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझे, सही बात है। चलो ये हो गया x 69 + n - 1 और d आपका -1 ना, सही है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिए, अच्छा ये +1 का किए थे ना, -1 है, इसमें भी -1 होगा ना, डिफरेंस d मतलब इसमें से इसको माइनस करते हो, ये इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 13 + 6n - 6, 69 - n + 1 कितना आ जाएगा, 7 + 6n 69 70 - n कितना आ जाएगा, 7 7n = 6
6n + n = 70 - 7 ना, 7n = 63 आ गया n 9। क्या बात सर, आ तो गया सर। 9 टर्म पर सेम होगा, 80 90 नहीं निकालेंगे तो सेम आएगा, समझे? आंसर आ गया सर। ठीक ना, चलो ठीक है। अब देखो आगे, आसान आसान दिया है ना, हाँ। सही है। अच्छा तुम लोग को भी आ रहा है शिवेंद्र समझ में? यस सर। आ रहा है? पूरा नहीं कह सकते लेकिन आधा आ रहा है। चलो तो अब पहले दिन में आ रहा है थोड़ा बहुत तो मामूली बात नहीं है जी, समझे? सही है। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या दिया है, बोला है कि इफ 7 टाइम द 7 टर्म। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बढ़िया से समझना चाहिए, समझे ना? नहीं देखो, अगर क्वेश्चन की पढ़ने की तरीका अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका बच जाएगा, समझे? तो बच जाने का मतलब समझ रहे ना, बच जाएगा। हाँ तो इसमें थोड़ा सा समझना, ऐसे जगह पर रुक जाना चाहिए अच्छे से। बोला है इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, व्हाट विल बी द 18 टर्म? दिस इज वेरी सिंपल। देखो एक हमारे पास 7 है और एक आपके पास 11 है, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है। ये तो देख रहे हो, दोनों कभी बराबर होगा नहीं, मतलब हो सकता है बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से तो हो ही सकता है, बट ऐसे सोचने वाली बात है बराबर होगा नहीं कि हो सकता है, नहीं होगा। जब जब एथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा तब हो सकता है बराबर, क्योंकि वो तो सीक्वेंस कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 11 के जगह पर 7 के जगह पर, आपस में तो बराबर हो ही सकता है। लेकिन जब ये भी होगा तो कभी बराबर नहीं होगा। हाँ लेकिन इसको बराबर रखा जा रहा है, इक्वल रखा जा रहा है, तो इक्वल तो अभी तो है नहीं, इसको इक्वल करना है। तो इक्वल कब होगा, इसमें कुछ करेंगे इसमें कुछ कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, बस देख लो। तो 7 टाइम्स 7 टर्म, 11 टाइम्स 11 टर्म, बोथ आर इक्वल, यानी इसमें 7 गुना करेंगे और इसमें 11 गुना करेंगे तो बोथ आर इक्वल। ओके सर। तो इसमें हम क्या करते हैं, 7 गुना और इसमें 11 गुना, ये हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी 7 टाइम्स 7 टर्म एंड 11 टाइम्स 11 बोथ आर इक्वल। दैट इज आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज द गिवन दैट क्वेश्चन। हाँ अब आगे पूछ रहा है 18 टर्म पूछ रहा है, तो सिंपल है, सोचो कि A + 17D होगा। अब आपको A और D का रिलेशन देखना है कि यहाँ से क्या आ रहा है, इसमें जाकर रख देना है। वही आ ही सकता है पॉसिबल। हाँ अब देखो सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचो कि अब जब भी आएगा या तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखो बिना सॉल्व किए हम बता रहे हैं, अब सोचो कि हम क्यों 0 बता रहे हैं, सॉल्व तो किए नहीं। दूसरी बात, A और D अलग नहीं निकाल सकते हो, अलग अलग सोचो। आपके पास एक ही इक्वेशन है और यहाँ से इन टर्म्स ऑफ A और D में आएगा तो 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा, तो 2 वेरिएबल होगा तो A और D तो निकाल नहीं सकते हो। A का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D निकालोगे तो D का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A निकालोगे। यहाँ रखोगे तो या तो उसका वैल्यू कंप्यूट करने पर 0 आएगा, या तो कुछ A में आएगा या तो D में आएगा। A और D तो निकाल नहीं सकते हो, तो इतना हम सोच लिए बिना सब किए। तो ये समझना भी चाहिए, और नहीं समझते हो तो गंदा बात है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो। ये तो समझ रहे ना कि ये लिखे हैं क्या, ये 7 टाइम्स एंड 11 टाइम्स। तो 7 टर्म को क्या लिखते हो, A + 6D इक्वल टू 11 into A + 10D 10D। तो 7 है प्लस कितना, 42D 11 है एंड एक 0। ये हो जाएगा। हाँ सर। -4 है और ये कितना आ जाएगा। और देखो मिस्टर पाल जी, तुम लोग के भाई को यही सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं RD शर्मा से, ये तो RS अग्रवाल पढ़ा रहे हैं ना। अब बीच चल रहा है, भाई से पूछोगे तो जाकर पूछना, पढ़ लिए तो यहाँ जाकर भाई से डिस्कस करना, कहोगे अरे 9-10 का पढ़ कर आ रहा है क्या जी। -4 है, 9-10 का है ना, नया सिलेबस में 9 में है, पुराने सिलेबस में 10 में। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करोगे तो मिस्टर। हाँ सर माइनस करिए। कितना है बोलो। 8 लो 68 कट गया, तो A - 17D। अब देखो A का वैल्यू रख दो -17D + 17D और वैल्यू 0, बिना सब के भी बता रहे थे। सर वही कहते सर, इसको इधर लेके जाते ना तो +17D में 18 का ही आएगा और किसी का ही नहीं सकता है। तो वही बोल रहे हैं, समझे? तो आ गया ना, तो 0 आ गया, तो हम बिना सब के। तो आप देखो, मान लो थोड़ा देर के लिए अगर ये क्वेश्चन रहता है और आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, तो आप इसको सॉल्व करते और ऑप्शन के हिसाब से मार देते कि सही है, करना ही नहीं पड़ता।
तो अब देखो कंपटीशन अगर आपको देना है तो इतना आगे तक सोचना पड़ेगा, जो हम अभी सोच कर बताए हैं, समझे ना। सब तो किए नहीं थे, फिर भी हम समझ रहे थे कि 0 आएगा। क्या हम आंसर देखे थे? नहीं देखे थे, समझे। और यही आंसर आएगा उसका। वो डायरेक्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन दिया है, तो जब भी होगा वो यही टर्म आ जाएगा डायरेक्ट। इसका यहाँ से रिलेशन जब निकालोगे तो इन दोनों को बैलेंस किए, जब ये सॉल्व किए तो डायरेक्ट 18 आ गया टर्म। अब इसमें हम पूछ देते 1900 बताओ, तो अब 1900 का निकालते तो कैसे होता है, तो लिखते a + 18d लिखते। तो सोचो अब a का वैल्यू रख दे तो -70d + 18d, तो सिर्फ d आएगा बस। T90d आया, T80 नहीं है। या तो आप d को रखते तो a में आता, तो a में आंसर आता, बस यही हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था। और इसका वैल्यू डायरेक्ट क्यों आ गया? क्योंकि यही चीज़ बन गया वो, ये सेंस लगाना है। तो बिना सॉल्व किए भी सेंस लगा पूरा, ठीक ना। ठीक है, ये बात समझ गए? ठीक है, ये समझ रहे हो ना जी मिस्टर समीर? गुड। मिस्टर समीर को अपने सेक्शन में नहीं, चारों सेक्शन में टॉप बनना है। 10 सेक्शन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक सेक्शन में रहोगे तो कोई जानेगा? ऑल सेक्शन। ठीक है, देखो अब हाँ मिस्टर देखिए, ए सुनो, अब एक चीज़ जैसे हम तुम लोग को बताए थे, सुनो थोड़ा देर के लिए, ठीक ना। ए सुनो, इस हाँ एक चीज़ बताते हैं। जैसे तुम लोग एक फार्मूला ये भी बताए थे ना, याद है ना? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n - 1 टर्म इक्वल टू Tn, समझाते कि नहीं? याद है ना? और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, बस Tn - 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, बस यही लिखना है, ठीक ना। अब थोड़ा देर के लिए सोचो, क्या मान लो मेरे पास ये है 2 4 6 8 10, तो Tn मतलब 10 है, Tn मतलब 10 है, लास्ट टर्म मतलब 10 है, और एक टर्म पहले का मतलब Tn - 1 8 है, और इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट आएगा। बस सोचो, अगर लास्ट में से पहले वाले को माइनस कर लोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा ना। ये तो पता है कि एक सक्सेडी से एक पहले वाला माइनस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, डी होगा। डी ये तो है फर्स्ट टर्म, है कि नहीं? हमेशा वही होगा, होगा ना सर, हमेशा तो हमेशा, हाँ सर हमेशा होगा। अच्छा ये 4 लिखो, 6 8 10 12, लास्ट टर्म क्या है? ना नहीं, और Tn - 1 यहाँ पे 10, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आया इन दोनों का, तो फर्स्ट टर्म कहाँ आ रहा है? नहीं आएगा, तो हमेशा होगा। नहीं हमेशा नहीं। तो अब इसको पढ़ो, समझे? तो ये क्या मतलब बता रहा है, समझ रहे हो? पढ़कर बताओ। चलिए होमवर्क रहेगा, ट्राई कर, हाँ होमवर्क रहेगा, ट्राई करना है, समझे ना। नहीं थोड़ा दिमाग लगे ना, फिर डिस्कस कर लेंगे, समझे ना जी? यस सर। बताना कि हमेशा होगा कि कब होगा, कैसे होगा। हाँ, ये केस, वो तो ये केस तो हमेशा हम बताए थे, तुम लोग समझाए भी थे, याद है ना? हाँ। फिर सम आएगा तो फिर यहाँ बात कर लेंगे ये वाला केस, लेकिन इसको भी समझाना। चलिए ठीक है, अब तो देख लिए, अब तो सम वाला आ गया। अब तो सम वाला आ गया। सम नहीं, अब ये सब दिया है। सर जो आप बताएं सर, लास्ट से निकालने वाला फॉर्मूला दिया है n - n - 1d। चलो एक दो ठो और कर देते हैं एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक ना। एक ठो और कर देते हैं, अभी मजा है। ठीक ना मिस्टर? हाँ सर। हाँ जैसे देखो एक एग्जाम्पल ये उठा लेते हैं, बाकी सब थोड़ा बहुत करना छोड़ देते हैं। हम बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोला है, क्या पूछा है? बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, मतलब देखो 3 डिजिट का नंबर ऐसा हमको लेना है ताकि वो 7 से डिविजिबल हो। एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ना, सीक्वेंस है ना बने, कोई एक ही नंबर तो होगा नहीं 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? तो ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम पैटर्न लिख लेंगे, सीक्वेंस बना लेंगे, तो वहाँ से हम n निकाल लेंगे। हाँ सर समझ में आ गया। आ गया ना? तो हमको एक सीक्वेंस बनाना है, यहाँ सीक्वेंस आपको बनाना है, ये आपको यहाँ पर सीक्वेंस क्या करना है? बनाना है। अब जैसे देखो 100 है, अब 100 से तो चालू होता है 3 डिजिट का, और लास्ट में ख़त्म कहाँ होता है? 99 तक। हाँ। तो ये 7 से तो डिविजिबल है नहीं, 7 से ये डिविजिबल है नहीं। अब 1 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया, 1 से 4 हो गया, कहाँ से हम 1 से 5, 1 से 6। अब देखो ये छोड़ दोगे, ये भी छोड़ दोगे, ये भी छोड़ दोगे, ये भी, ये चलेगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। 7 से डिविजिबल वाले 1 से 5 पहला टर्म ऐसा होगा। 100 तो लेंगे नहीं, 1 से 1 लेंगे नहीं,
102 लेंगे नहीं, 103 लेंगे नहीं, 104 लेंगे नहीं, 105 लेंगे। और 999 से पहले वाला रखना है। अब 998 तो होगा नहीं। अब 7 से देख लो, डिजिबिलिटी रूल पता रहना चाहिए कि 7 से डिविजिबल 998 नहीं है, तो लास्ट हम ये नहीं लेंगे। और इसके अब 100 से हम 999 को क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि 100 से हमारा 3 डिजिट चालू होता है और लास्ट में 99 तक खत्म है। स्मॉलेस्ट ये हो गया, लार्जेस्ट ये हो गया, और 3 डिजिट वाला ही था और 7 से डिविजिबल था, तो हम 105 ले लेंगे। सही से बैठ रहा हूँ। 105 फिर 112। अब 7 जोड़ देना है, 7 का मल्टीपल में 7 से डिवीजन हो तो 7 का मल्टीपल 7 जोड़ देना है। तो डी तो हमको पहले से पता है कि 7 होगा, ए तो पता चली गया 105 होगा। लास्ट हमको देख लेना है, लास्ट रहेगा ए रहेगा डी रहेगा, तभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7। तो कितने ऐसे पॉसिबिलिटी हो, कितने नंबर हो, कितने टर्म हो गए। तो ये 994 ले लेते हैं। 995 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 98 भी नहीं होगा, 94 होगा, 994 होगा। अब इतना जल्दी क्यों बढ़ गया, 999 को छोड़ दिया, 998 को छोड़ दिया, 997 को एग्जाम में इतना जल्दी छोड़ देना, नहीं तो आप छूट जाओगे। हाँ समझे। तो अब कहोगे कि सर इतना जल्दी कैसे 999 से 994 डंप मार दिए, जंप नहीं डंप मार दिए क्यों। ठीक, तो ये तो आपको फर्स्ट थोड़ा कैलकुलेशन रहना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम में बैठना है तो समझ ही रहे हो आप लोग। ठीक, अब आपको ये खोजने में आधा घंटा लग गया, तो सोचो आपसे कितना कोई आगे होगा। तो थोड़ा बहुत आपको फास्ट सोचना भी करना ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये कैसे हम मान लो 994 को कैसे पिक कर लिए, 999 से डायरेक्ट हम जब मारे। देखो हमको तो याद है क्योंकि हम वो कवर कराए हैं, लेकिन मेरे जगह पर मान लो कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है जो हम भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिर भी हम जल्दी सोच लेते ताकि हम वो चीज़ को, बहुत सारी चीज़ ऐसे मिल जाएंगे जो याद ही रहता है। तो प्रैक्टिस यही होता है, समझे, मैक्सिमम चीज़ याद रहता है। अब लॉजिक लगा सकते हो अपना, 7 से डिजिबिलिटी वाला कुछ और वाला कैसे सोचना है, जल्दी पिक करना है, कर सकते हो। चलो, तो ए का वैल्यू 105 और लास्ट कितना है 994 यानी TN। ठीक, और D 7 और D आपको कहाँ निकालना है, N निकालना है। तो निकाल लो, N निकालना है। तो TN के लिए क्या करोगे, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब TN 994, ए कितना है 105, N माइनस 1 D, D 7। 994 माइनस 105 माइनस करो जल्दी फटाफट, माइनस करो। हाँ 889 क्या बात है सर, खतरनाक सर। इसके बाद हाँ, तो 128 टर्म आ गया, ये समझ गए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देख ली। चलो एक और कर देते हैं इसमें। अब देखो इसमें ये दिया है CI/SI से कुल आपको दिया है, तो आप थोड़ा बहुत ट्राई करना क्या आसान है, समझे। हाँ थोड़ा ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं। SI वगैरह पढ़े हो ना, 7। हाँ तो उसमें बना लोगे, सीक्वेंस तो बनाना है, कर लोगे, नहीं आएगा तो बता देंगे। एक और चलो 19 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। फिर इन लोग को देखते हैं क्या पढ़े हैं, डिस्कस करना थोड़ा, ठीक ना। अब एक्सरसाइज डिस्कस बाद में कर लेंगे। बोला इसमें, बोला कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सिंपल है, 10 250 है, इसके बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल रखना है। तो अब बिटवीन बोला है तो ऐसे भी ये मल्टीपल रहता है तो छोड़ देते, बिटवीन बोला तो ऐसे भी मल्टीपल रहता है तो छोड़ देते, बीच वाला ही रखना है। तो अब क्या होगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 कर ले लेना। 250 से पहले क्या होगा, 248 होगा, AP हो गया। अब यहाँ पर A है, D निकाल ही लोगे, लास्ट टर्म है ये, N निकाल लोगे, समझ गए। चलो लीव दैट मिस्टर, आई विल एक्सप्लेन लेटर।